हेलो गाइस, सरल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक या दो सवाल हर पेपर में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज देखेंगे और सब कुछ हम ट्रिक्स से पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको सब कुछ फोटोज और ट्रिक्स के माध्यम से इसी वीडियो में याद हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ आपका एक भी सवाल किसी भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम में इस टॉपिक में से गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि रोग क्या होता है। WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके अनुसार एक व्यक्ति तभी स्वस्थ है जब वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह फिट हो। इन तीनों अवस्थाओं में किसी भी प्रकार के विकार को रोग बोलते हैं। अगर कोई इंसान फिजिकली, सोशली या फिर मेंटली फिट नहीं है तो वो क्या है? रोगी है। जैसे ये छींक रहा है तो ये फिट नहीं है, ये इसको रोग हो रखा है, इसकी आंख खराब, किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है तो वो भी क्या है? रोगी है। इसकी आंख में प्रॉब्लम है तो इसको भी रोग हो रखा है। इसको स्किन पे रैशेस हो रखे हैं तो इसको भी रोग है। ये मोटा हो रखा है तो इसको हार्ट डिजीज हो रखी है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रखी है। ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी जो है उससे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज रिस्क, और ये सब बीमारियां ओबेसिटी की वजह से हो जाती हैं। ह्यूमन डिजीज के अगर वर्गीकरण की बात करें, रोगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पर देखें डिजीज का, तो दो प्रकार की डिजीज होती हैं। एक होती है जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज मतलब अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग वो होते हैं जो आपको जन्म से आपके अंदर होता है। जैसे हमने रक्त वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या एक जेनेटिक रोग है। जेनेटिक रोग, अनुवांशिक रोग मतलब जो आपको जन्म से मिलते हैं, पहली चीज। दूसरा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे आपके पापा में वो रोग था, आपके दादा में वो रोग था, बाप में भी वो रोग आ गया, तो वो जेनेटिक डिजीज होते हैं। दूसरे होते हैं एक्वायर्ड डिजीज यानी अर्जित रोग। अर्जित रोग वो होते हैं जो जन्म के बाद होते हैं। मतलब जैसे आपको जुकाम हो गया, कल आपको डेंगू हो गया, आपको टाइफाइड हो गया, तो वो ये तो है नहीं आपके पैदा होने से लेके अब तक आपके में वो रोग है। जो आप अपने जीवन काल के दौरान अर्जित करते हैं उनको अर्जित रोग बोलते हैं। ठीक है, अर्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संक्रामक रोग, जो एक से दूसरे इंसान में फैल जाता है। मान लो आपने किसी से हाथ मिलाया तो वो कीटाणु इससे यहाँ आ गए, बात करते टाइम इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस क्या था? एक इन्फेक्शियस डिजीज थी, संक्रामक रोग था, क्योंकि एक से दूसरे में वो फैल रहा था। दूसरा होता है गैर संक्रामक रोग, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते नहीं है। जैसे डायबिटीज है। मान लो किसी को डायबिटीज है, मैं उसके साथ बैठ के खाना खा लूं, उससे बात कर लूं, उससे हाथ मिला लूं, तो मुझे डायबिटीज थोड़ी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायबिटीज एक गैर संक्रामक रोग है, ये फैलता नहीं है। कैंसर है, कैंसर भी गैर संक्रामक रोग है। ठीक है, अब हम ये सारे जैसे जितने भी जेनेटिक रोग हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं वो हम सारे पढ़ेंगे। जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं, संक्रामक रोग है, वो सारे हम पढ़ेंगे। और जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हैं वो भी हम सारे पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, जो भी पेपर में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज। संक्रामक रोग। संक्रामक रोग चार प्रकार के होते हैं, चारों हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है बैक्टीरियल डिजीज, इसको बोलते हैं जीवाणु जनित रोग। दूसरा होता है वायरल डिजीज, इसको बोलते हैं विषाणु जनित रोग। तीसरा होता है प्रोटोजोआ डिजीज, इसको हिंदी में प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। ठीक है, और चौथा होता है फंगल डिजीज, इसको बोलते हैं कवक जनित रोग। जितने भी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं
जो पेपर में पूछे जाते हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम सारे विषाणु जनित रोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम सारे प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम सारे कवक जनित रोग पढ़ेंगे। सब कुछ हम ट्रिक्स से और पिक्चर्स के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको इसी वीडियो में सब कुछ याद हो जाए। सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमें बैक्टीरियल डिजीज पढ़ना है। इसको देखने से पहले मैं आपको दो चीजें बताती हूँ। एक होता है पैथोजन, पैथोजन होता है, पैथोजन होता है रोगजनक, ठीक है। एक होता है वेक्टर, वेक्टर होता है रोगवाहक। रोगजनक क्या होता है, रोगजनक वो होता है जिससे बीमारी होती है। जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस बीमारी किससे हुई, कोरोना किससे हुआ, कोरोना नाम के वायरस से, तो वो क्या है, रोगजनक है। लेकिन जैसे मेरे अंदर कोरोना आया मेरे किसी दोस्त के थ्रू, ठीक है, उससे मैंने बात कर ली, मेरे अंदर कोरोना आ गया। कोरोना किसके अंदर था, मेरे दोस्त के अंदर, तो वो क्या है, रोगवाहक है। जैसे डेंगू है, आपने सुना होगा डेंगू मच्छर के काटने से होती है, लेकिन डेंगू एक वायरल डिजीज है, मतलब ये किसी वायरस से होती है, विषाणु से होती है ये। तो जो विषाणु जिसकी वजह से डेंगू हुआ वो विषाणु क्या है, रोगजनक है, ठीक है। लेकिन ये विषाणु जिस मच्छर के अंदर रहता है, ये एडिस एजिप्टी नाम के मच्छर में रहता है, तो वो जो मच्छर है वो क्या है, वेक्टर है, मतलब जिसके अंदर पैथोजन यानी रोगजनक जिसमें रहता है वो रोगवाहक होता है, ठीक है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके सारी बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल यानी जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है। ये हम एक ट्रिक से पढ़ते हैं। ट्रिक क्या है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। जैसे ये क्या है, पंडित है, ये जीएसटी पंडित है, तो इसका इतना बड़ा टीका, ये क्या नया टीका, इसको इतने प्यार से इसने ले रखा है, तो जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, ये आपको याद रखना है। जीएसटी, जी से होता है गोनोरिया, जी से गोनोरिया, एस से सिफिलिस, टी से टिटनस, प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से टाइफॉइड, का से काली खांसी, टी से टीबी, का से कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया, ह से हेजा। ये सारी बीमारियां हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि जैसे हमें पढ़ना क्या क्या है, इन बीमारियों में हमें क्या पढ़ना है। इन बीमारियों में हमें एक तो पढ़ना है कि पैथोजन क्या है, जो रोगजनक या वेक्टर यानी रोगवाहक, जैसे गोनोरिया है तो इसका पैथोजन क्या है, ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। उसका वेक्टर क्या है, रोगवाहक क्या है। दूसरा, उसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स मतलब लक्षण। अगर आपको गोनोरिया हुआ तो क्या आपके शरीर में ऐसे लक्षण आपको दिखाई देंगे जिससे पता चलेगा कि आपको गोनोरिया हुआ है, तो हम सिम्टम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे कि अगर इन बीमारियों से रिलेटेड कोई टेस्ट है, तो जैसे एड्स है, एड्स का क्या टेस्ट होता है, एलिसा नाम का टेस्ट करवाया जाता है, वैसे ही कोई टेस्ट है तो। चौथा हम पढ़ेंगे कौन सा अंग प्रभावित होता है किसी भी बीमारी से, ठीक है। जैसे टाइफाइड नाम की बुखार हुई आपको, टाइफाइड हुआ ये, तो आपकी आंत आंत प्रभावित होती है, ठीक है। तो हर बीमारी से ऐसे कुछ ना कुछ अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है। और कोई वैक्सीन, कोई टीका अगर उस बीमारी से रिलेटेड है तो हम उस टीके के बारे में पढ़ेंगे। यहां से सीधे सवाल पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, पैथोजन या वेक्टर, सिम्टम्स, टेस्ट, कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है, और कोई वैक्सीन यानी टीका अगर है तो वो पढ़ेंगे। अभी हम पहली बैक्टीरियल डिजीज पढ़ते हैं जो है गोनोरिया, सुजाक भी इसको बोलते हैं। गोनोरिया निसीरिया गोनोरिया नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया तो आपको याद रह ही जाएगा क्योंकि इसमें भी गोनोरिया आ रहा है, बीमारी का नाम भी क्या है, गोनोरिया है। यह एक यौन संचारित संक्रमण है, मतलब यह एक क्या है, एसटीडी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका क्या मतलब है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का क्या मतलब है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब है यह सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू फैलता है एक से दूसरे के अंदर। कैसे, देखो एसटीडीज जो होती है ना, उनके फैलने का दो ही तरीके होते हैं, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, यानी जिसको ये बीमारी है उसका खून किसी भी तरीके से किसी दूसरे के खून में अगर चला जाता है तो उसको वो बीमारी हो सकती है। दूसरा, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, यानी यौन संबंध से।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कैसे होगा? मान लो किसी इंसान को यह बीमारी है, मान लो गोनोरिया नाम की बीमारी किसी एक इंसान को है, ठीक है, उसको उसने खून दिया और उस खून की अच्छे से जांच नहीं हुई, वो खून किसी दूसरे आदमी में चढ़ा दिया, तो उसको भी क्या हो जाएगी? वो एसटीडी हो जाएगी, पहला। दूसरा ऐसे हो सकता है कि इसको एक इंजेक्शन लगा, कोई सुई लगी, उसी सुई से इसको इंजेक्शन लगा दिया, इसको वही सुई से इसको टीका लगा दिया, तो इसको वह रोग हो सकता है। पहला तरीका ये। दूसरा होता है यौन संबंध से वह फैल सकती है बीमारी। और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो हमेशा सेक्सुअल ऑर्गन्स से ही ट्रांसमिट होती है। अब या तो वो सेक्सुअल कांटेक्ट से हो गया, दूसरा ऐसे हो सकता है मान लो किसी इंसान को वो बीमारी है और वह वॉशरूम गया, ठीक है, वॉशरूम गया और वहीं पे कोई दूसरा इंसान बाद में चला गया, तो वो हो सकता है वो बैक्टीरिया उस दूसरे इंसान के अंदर चला जाए, तो उसको भी यह बीमारी हो सकती है। तो एसटीडी का यही मतलब होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब यही होता है कि सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू ही वह बीमारी फैलती है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। इसमें क्या होता है, इसमें लक्षण क्या होते हैं? इसमें लक्षण ये होते हैं पेशाब करते टाइम जलन होती है, और जो पेल्विक हिस्सा होता है, जैसे यहाँ पे यहाँ दर्द होता है, पेल्विक हिस्से में दर्द होता है, असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से ये हो सकती है। दूसरा इसमें गोनोरिया में ये भी होता है, जब किसी माँ, मान लो किसी औरत को यह बीमारी है, तो अगर उसके प्रसव के दौरान बच्चे के अंदर भी यह बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो गोनोरिया में हमें सिर्फ इतना ही याद करना है। जैसे गोनोरिया का मान लो आपके पेपर में आ गया कि पूछ लिया कि एक एसटीडी है या नहीं, तो आप कैसे याद रखोगे? मैं आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनको जेनाइटल्स भी बोलते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, जेनाइटल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या याद रखना है आपको? गोनोजेनी, गोनोजेनी, 3 बार बोलो, गोनोजेनी। तो आपको जब भी ये आएगा, कभी भी आपके सामने, आपको एकदम से याद आ जाएगा कि गोनोजेनी मतलब गोनोरिया जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड है, ठीक है, जेनिटल से रिलेटेड है, मतलब ये क्या है? एक एसटीडी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं सिफिलिस की। सिफिलिस भी एक क्या है? एसटीडी है। एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था गोनोरिया है, वैसे ही सिफिलिस है। जिस तरीके से मैंने बताया था गोनोरिया फैलता है, बिल्कुल वैसे ही सिफिलिस फैलता है, ठीक है। सिफिलिस का रोग जनक क्या है? कौन से बैक्टीरिया से होती है? ये होती है ट्रेपेनोमा पैलिडियम से। इस बीमारी में आपके शरीर में ऐसे छोटे छोटे घाव से हो जाते हैं, छोटे छोटे से फफोले जैसे हो जाते हैं ना, जैसे होठ पे हो गए, हाथों में, पैरों में। पहले इनमें दर्द नहीं होता, पहले बाद में दर्द होना शुरू होता है। तो आपको मैं इस नाम से ही सारा याद करवा देती हूँ। पहला फिलिस, सिफिलिस में फिलिस आ रहा है, फिलिस। फिलिस से आप क्या याद रखोगे? फफोले, फफोले शरीर पे क्या हो जाते हैं? फफोले हो जाते हैं। दूसरा सिफिलिस, सिफिलिस से याद रखना है सारा, यानी सारा शरीर प्रभावित होता है, ठीक है। इसमें आपके मस्तिष्क की भी क्षति होती है, पैरालिसिस हो सकता है, होठों और अंगों पर चकते होते हैं। तो सिफिलिस से सारा यानी सारे शरीर के सारे अंग प्रभावित होते हैं। फिलिस यानी फफोले हो जाते हैं शरीर पे। और प से पैलिडियम याद रख लो, तो इसका रोगजनक है ट्रेपेनोमा पैलिडियम। आई होप मैं आपको क्लास में ही याद करवा पा रही हूँ। शायद मेरी ट्रिक्स आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन आपको रियलाइज होगा ये पूरी क्लास पढ़ने के बाद कि आपको मोस्ट ऑफ द चीजें क्लास में ही याद हो चुकी हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं टिटेनस का। टिटेनस का रोगजनक है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो इसके अंदर ही टिटेनी नाम आ रहा है, तो आपको रोगजनक याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यह बैक्टीरिया कहाँ रहता है? इसका रोग वाहक क्या है? ये बैक्टीरिया मिट्टी में भी हो सकता है, ये धातु में भी हो सकता है, धूल में भी हो सकता है। जैसे आपको चोट लग गई मान लो, और उसके ऊपर आपने मिट्टी लगा ली, तो हो सकता है उस मिट्टी में ये बैक्टीरिया हो और आपको टिटेनस हो जाए, ठीक है। धातु, जैसे आपको लोहे से या किसी चीज से चोट लग जाती है, तो घर वाले बोलते हैं ना कि टीका लगवा लो नहीं तो टिटेनस हो जाएगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि धातु के अंदर ये बैक्टीरिया रहता है और आपको ये हो सकता है बीमारी। तो ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे इसको चोट लगी ये कील से, इस पे मान लो ये बैक्टीरिया था और इसके खून में चला गया, खून में चला गया तो इसको ये बीमारी हो जाती है। टिटेनस से आपको 2 चीजें याद रखनी है। टिटेनस से, इस बीमारी को याद करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। टिटेनस से 2 बातें याद रखनी है। एक तो टाइट, टिटेनस से टाइट। दूसरा टिटेनस से टेंशन, ठीक है। टाइट से मतलब है कि यह बीमारी जब आपको आती है तो आपका शरीर पूरा एकदम टाइट हो जाता है। जैसे देखो इसकी बॉडी ऐसे अकड़ जाता है आपका शरीर, आपका जबड़ा लोक हो जाता है, ठीक है। दूसरा टेंशन, टेंशन कहाँ होता है? टेंशन आपके सर में होता है। तो यह बीमारी सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी आती है। मतलब टेंशन से आप याद कर सकते हो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और टाइट से आपको पता ही है कि जबड़ा भी टाइट हो जाता है और पूरा शरीर भी
टाइट हो जाता है, जकड़ जाता है पूरा शरीर, ये जो लोग जबड़ा लोग हो जाता है। वैक्सीन, वैक्सीन की बात करें तो डीपीटी, डीपीटी नाम की एक वैक्सीन होती है जो 3 बीमारियों के लिए होती है। पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है पेर्ट्यूसिस, तीसरा है टिटनस। तो डीपीटी किसके लिए आती है? टिटनस के लिए लगाई जाती है। अगली बीमारी है प्लेग। प्लेग, प्लेग का रोगजनक होता है यर्सीनिया पेस्टिस। पी से प्लेग, पी से पेस्टिस, प्लेग पेस्टिस, प्लेग पेस्टिस, प्लेग पेस्टिस, 3 बार बोलो, आपको याद रहेगा। ठीक है, प्लेग से रिलेटेड पेस्टिस है। रोगजनक याद हो गया। जो रोगवाहक है वो चूहा है, ये बहुत बेसिक चीज है। महामारी आई थी प्लेग की, ये चूहों से फैलता था ये रोग। ठीक है, तो रोगवाहक इसमें चूहा होता है। अब प्लेग में होता क्या है, सिम्टम्स क्या होता है? पहले आपके शरीर पे लाल धब्बे होते हैं, बड़े लाल धब्बे, जैसे सिफिलिस में हमने छोटे छोटे दाने देखे थे वैसे नहीं होते, बड़े बड़े लाल धब्बे होते हैं। फिर वो लाल धब्बे धीरे धीरे काले धब्बे बन जाते हैं जिनको ब्यूबो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इंसान की मृत्यु हो जाती है। अब इसको मैं आपको याद करवाती हूँ। आपको प्लेग ना याद करके आपको याद रखना है प्लेग। ठीक है, ल से, पी से प्लेग, ल से लाल, पहले क्या होगा? लाल धब्बे होंगे, फिर क से काले धब्बे होंगे। ठीक है, फिर इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? काली मौत बोलते हैं। प्लेग को क्या बोलते हैं? काली मौत। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ, यानी काली मौत बोलते हैं प्लेग को। एक ये सवाल भी आता है कि जो ब्यूबो है, जो काले धब्बे होते हैं उनको ब्यूबो बोलते हैं प्लेग के अंदर। ब्यूबो किस बीमारी से रिलेटेड है, कौन से रोग से संबंधित है ब्यूबो? ये प्लेग से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी बीमारी है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का जो बैक्टीरिया है, रोगजनक है, वो है कॉर्नी बैक्टीरियम। कॉर्नी बैक्टीरियम, इसको आप कैसे याद करोगे? डिप्थीरिया में रिया आ रही है। ठीक है, रिया को क्या पसंद है? रिया को कॉर्न्स पसंद है। रिया को क्या पसंद है? रिया को कॉर्न्स पसंद है। इसको ऐसे याद करो तो आपको याद रहेगा कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से रिलेटेड है। वाहक क्या? ये रोग हवा से फैलने वाला रोग है। ठीक है, एयरबोर्न है। आपको है तो ये मुझे भी हो सकता है। हवा में आ गए वो बैक्टीरिया, मेरे अंदर चले जाएंगे। ये एयरबोर्न डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है याद रखो, डिप्थीरिया से याद रखो थीरिया। थीरिया मतलब थ्रोट, थ्रोट याद रखो। डिप्थीरिया से थ्रोट याद रखो। गले में क्या हो जाता है? एक सफेद कलर का एक ये बैक्टीरिया की वजह से सफेद कलर का मेम्ब्रेन बन जाता है, गले के अंदर जम जाता है सफेद कलर का कुछ। उसकी वजह से आपको खांसी आने लग जाती है, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते, बुखार हो जाता है, गले में खराश हो जाती है। देखो, 2 चीजें होती हैं। अगर कोई बीमारी पाचन तंत्र से संबंधित है तो आपको उल्टी होगी, दस्त हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, अच्छे से पाचन नहीं होगा आपके खाने का। अगर कोई भी बीमारी श्वसन तंत्र से रिलेटेड है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, खांसी होगा, जुकाम होगा, ये सब होगा। ये 2 चीजें आपको बहुत काम आएंगी, ये आप याद रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपके गले में प्रॉब्लम होती है, गले में एक सफेद कलर का मेम्ब्रेन सा बन जाता है जिसकी वजह से अच्छे से सांस नहीं ले पाते, आपको खांसी आती है। तो मैंने आपको याद करवा दिया, रिया को कॉर्न पसंद है तो कॉर्नी बैक्टीरियम की वजह से ये बीमारी होती है। थेरिया से आप थ्रोट याद रखो, यानी गले में प्रॉब्लम होती है। गले में प्रॉब्लम होती है तो आपको बुखार, खांसी, गले में खराश होता है। और अगर गले से, नाक से रिलेटेड अगर कोई बीमारी होती है तो उसको श्वसन तंत्र बोलते हैं। तो ये बीमारी किसको प्रभावित करती है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। टिक्का, टिक्का मैंने आपको डीपीटी बताया था, टिटनस के लिए होता है, ये पर्ट्यूसिस के लिए होता है और डिप्थीरिया के लिए होता है। ठीक है, ये एक ही टिक्का होता है। अब बात करते हैं अगली जो बीमारी है वो टाइफाइड है। टाइफाइड के रोगजनक की बात करें तो सल्मोनेला टाइफी, इसके अंदर ही टाइफी नाम आ रहा है, यहाँ भी टाइफाइड है, तो ये आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, टाइफाइड, टाइफाइड से आपको याद रखना है टाइफाइड। टाइफाइड से आपको याद रखना है फूड। फूड इससे रिलेट कर सकते हो टाइफाइड से। फूड, फूड यानी यह पाचन तंत्र से रिलेटेड है। पाचन तंत्र मतलब आंत, इससे आपके आंत में प्रॉब्लम होती है। जब ये बुखार होती है, इसको मियादी बुखार भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आंतों में नुकसान हो जाता है, आंत में छेद हो जाता है। अगर आंत में छेद हो गया तो पाचन अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, लगातार दस्त आएगा, बुखार होगा। तो टाइफाइड आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। फूड से क्या याद रखोगे? पाचन तंत्र।
फूड से क्या याद रखोगे, वेक्टर या दूषित फूड यानी दूषित भोजन से होता है। अब फूड का ही एक चीज क्या होती है, दाल। फूड में आप क्या याद रखोगे, दाल। तो इसके लिए जो टेस्ट है, इसका परीक्षण टाइफाइड का में कौन से टेस्ट से पता चलेगा, विडाल टेस्ट से। मैंने आपको तीनों चीजें याद करवा दी। फूड से आपको याद आया कि ये पाचन तंत्र से रिलेटेड है, फूड में दाल से आपको मैंने विडाल टेस्ट याद करवा दिया, ठीक है। और बैक्टीरिया तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा। अगली बीमारी है काली खांसी। काली खांसी वूपिंग कफ, इसको हम पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, पर्ट्यूसिस, ठीक है। डीपीटी का टिक्का मैंने आपको बताया था, पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस यही वो बीमारी है। पर्ट्यूसिस बीमारी होती है बोर्डेला पर्ट्यूसिस यानी बोर्डेला पर्ट्यूसिस नाम के एक बैक्टीरिया से। तो ये बैक्टीरिया आपको याद रह ही जाएगा क्योंकि इसके अंदर ही पर्ट्यूसिस नाम आ रहा है। काली खांसी, काली खांसी से आपको क्या पता चल रहा है, खांसी आती है इस बीमारी से। अगर किसी भी बीमारी में खांसी आ रही है तो मतलब वो श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। इस बीमारी में क्या होता है कि आपकी श्वसन प्रणाली का यह एक रोग है, तो संक्रमण हो जाता है। जब श्वसन प्रणाली में संक्रमण होगा तो आपको खांसी आएगी, ठीक है। वो खांसी में हुप हुप की आवाज आती है, हुप की आवाज आती है, इसलिए इसको हुपिंग कफ बोलने लग गए। हुपिंग कफ यानी काली खांसी इसको बोलने लग गए हैं, ठीक है। तो इसका टिक्का मैंने जैसे पिछली क्लास में बताया था, डीपीटी। तो ये पी जो होता है वो पर्ट्यूसिस के लिए ही होता है, ठीक है। इसमें बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। काली खांसी से आप याद रख सकते हो कि यह श्वसन तंत्र से रिलेटेड बीमारी है, और इसका बैक्टीरिया आपको याद हो ही गया, और इसका टिक्का, बस। अभी बात करते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। यह बीमारी के बारे में आपने सुना होगा, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं इसको, क्षय रोग, हिंदी में इसको क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है। इसका रोगजनक होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एमटीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह रोग हवा, पानी, भोजन, मिट्टी से भी फैल सकता है। आप मान लो किसी को टीबी है, आप उसका जूठा खाना खा लोगे तो आपको टीबी हो सकता है। लक्षण, यह एक फेफड़ों का रोग है, ठीक है। क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स है, मान लो ये लंग, इसके बाहर एक झिल्ली होती है, ठीक है। ये झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं प्लूरा, इसको प्लूरा बोलते हैं, PLEURA, प्लूरा, ठीक है। जब आपको टीबी होती है, ये बैक्टीरिया जब यहाँ आता है, एमटीबी जो हमने पढ़ा है, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जब एमटीबी ये बैक्टीरिया यहाँ आता है तो इस झिल्ली को क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। इस झिल्ली को धीरे धीरे यहाँ बीच बीच में से क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। यह झिल्ली हमारे फेफड़ों की रक्षा, सुरक्षा के लिए होती है। इसको इसने बीच बीच में से नष्ट कर दिया तो इन फेफड़ों में से थोड़ा बहुत खून बाहर आ सकता है, क्योंकि ये झिल्ली को नष्ट कर दिया। तो क्या होता है इस बीमारी में, ऐसे होता है कि आपको धीरे धीरे खांसी आती है क्योंकि फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं, और क्योंकि ये प्लूरा नाम की जो झिल्ली है, इसको इस बैक्टीरिया ने नष्ट कर दिया है, तो खांसी में खून भी आ सकता है। अगर खांसी आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो टीबी जो है वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, इस झिल्ली को नष्ट करता है, तो खांसी में खून भी आ सकता है। टिक्के की बात करें तो बीसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में ये सवाल आता है, बीसीजी का फुल फॉर्म बताओ। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूवेरिन। सीधा आ जाएगा, बीसीजी में जी की फुल फॉर्म क्या है, ग्यूवेरिन, सी की फुल फॉर्म क्या है, कैलमेट, ठीक है, बैसिलस। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं इसको तो इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, BACCILE, बैसिले कैलमेट ग्यूवेरिन, ठीक है। इसको इंग्लिश में अगर किसी को फुल फॉर्म याद करनी है तो ऐसे कर सकते हैं। अगली बीमारी की बात करें तो वह है कुष्ठ रोग, मतलब लेप्रोसी जिसको बोलते हैं। इसका रोगजनक है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो लेप्रोसी से लेप्री याद रह जाएगा। वाहक की बात करें तो त्वचा से हवा के अंदर ये बैक्टीरिया रहता है, और त्वचा के कांटेक्ट में जब ये आता है तो यह हमें बीमारी हो सकती है। लक्षण क्या होता है, पहले आपको घाव होगा, पस पड़ेगा आपके शरीर में, हाथों में, पैरों में पस पड़ने लग जाएगा। धीरे धीरे क्या होता है, आपके जो अंग हैं, जो अंगुलियां वगैरह हैं, वो गलने लग जाती हैं धीरे धीरे। इस बीमारी की बहुत गंदी बीमारी है ये, इसमें आपके हाथ पैर गलने लग जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं, ठीक है। इससे त्वचा का संक्रमण है, इससे तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है, हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है, और ऐसे खराब हो जाते हैं आपके हाथ पैर एकदम, ठीक है। अगली बीमारी देखते हैं।
अगली बीमारी की बात करते हैं जो कि है निमोनिया। निमोनिया के बारे में आपने सुना होगा। निमोनिया का जो रोग जनक है वो है स्ट्रेप्टोकोकस डिप्लोकोकस। ठीक है, मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगी रोग जनक को कैसे याद करना है, पूरी बीमारी के बारे में जो जो फैक्ट्स हैं वो ट्रिक से कैसे याद करना है मैं आपको लास्ट में करवा दूंगी। पहले मैं आपको बेसिक पढ़ा देती हूँ। रोग जनक है स्ट्रेप्टोकोकस डिप्लोकोकस। यह इसका वाहक क्या है? वाहक है बूंद संक्रमण, यानी यह पानी से होने वाला रोग है। जैसे कूलर है, आपने कूलर में पानी भर के छोड़ दिया, आपने सफाई नहीं करी कुछ दिन तक, तो उसके अंदर यह बैक्टीरिया पनप जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस नाम का बैक्टीरिया उसके अंदर पनप जाता है। इस बीमारी में क्या लक्षण होते हैं? आपको ठंड लगती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस लेने में समस्या होती है, आपके फेफड़ों के एल्वोइली में संक्रमण होता है, नीले होठ हो जाते हैं, नाखून नीले हो जाते हैं। ठीक है, ये सब होता है। मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, उसके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनको एल्वियोली बोलते हैं, अंगूर के गुच्छे जैसी होती हैं, एल्वियोली बोलते हैं। ठीक है, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? कुपिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्वियोली। जब यह बैक्टीरिया आता है आपके फेफड़ों में तो ये एल्वियोली के अंदर पस भर जाता है, फ्लूइड, यानी पस भर जाता है इसमें। जैसे इसे को इसमें दिखा रखा है, जैसे नॉर्मल आदमी की एल्वियोली ऐसी होती है, जिसको निमोनिया होता है उसके एल्वियोली के अंदर क्या भर जाता है? पस भर जाता है। अगर पस भर गया तो ये एल्वियोली जब सांस लेते हैं नाक से तो फेफड़ों में जाके ये जो एल्वियोली है यहीं पे हमारी एयर जो होती है वो एक्सचेंज होती है, मतलब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से बाहर निकलती है। तो अगर यहाँ पस भर गया तो ऑक्सीजन अच्छे से शरीर में नहीं जा पाएगी। अगर ऑक्सीजन अच्छे से शरीर में नहीं गई तो ऑक्सीजन की कमी आने लगेगी, सांस लेने में समस्या होने लगेगी। ठीक है, अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, जैसे कोई इंसान मर जाता है, मतलब उसके शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा रही तो नीला पड़ जाता है ना शरीर, तो वैसे ही जब ऑक्सीजन की कमी आती है तो नाखून और होठ नीले पड़ जाते हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपको बेसिक बता दिया इस बीमारी का, आपको इसको ट्रिक से याद करवा देती हूँ। निमोनिया से आप याद रखो नाक। ठीक है, नाक से क्या याद हुआ आपको? नाक से पहली चीज तो मैं आपको याद करवाती हूँ रोगजनक। रोगजनक में क्या आ रहा है? डिप्लोकोकस। कोकस यानी कोका। कोका क्या होता है? जो नाक में हम पहनते हैं। तो नाक से आपको याद आ गया, इसका बैक्टीरिया कौन सा होगा? डिप्लोकोकस। कोका से याद रखो डिप्लोकोकस। नाक यानी न्यूमोनिया, पहला। दूसरा, निमोनिया से आप नींबू पानी याद रख सकते हो। नींबू पानी यानी ये पानी से होने वाला रोग है। ये पानी, ये बैक्टीरिया पानी में पनपता है, बूंद संक्रमक है। ठीक है, नाक का कोई भी चीज से रिलेटेड, नाक से रिलेटेड कुछ भी है तो मतलब वह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, श्वसन तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र मतलब फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो आपको मैंने सारी चीजें याद करवा दी हैं ट्रिक से। नाक, नाक से डिप्लोकोकस याद हो गया, नाक से न्यूमोनिया से आपको बूंद संक्रमण याद हो गया, नाक से श्वसन तंत्र भी याद हो गया। अगली बीमारी की बात करते हैं तो वह कोलेरा, जिसको हिंदी में हैजा भी बोलते हैं। ठीक है, कोलेरा का रोगजनक है विब्रियो कोलेरे। विब्रियो कोलेरे। कोलेरा किससे होता है? कोलेरा दूषित भोजन या पानी से होता है। जैसे आपने गंदा खाना खा लिया या गंदा पानी पी लिया। जैसे कि 2008 और 2009 के अंदर यह बीमारी बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि लोग फिल्टर्ड पानी नहीं पीते थे। और सबसे ज्यादा यह बीमारी होती है बाढ़ वाले क्षेत्र में, क्योंकि वहां पानी गंदा हो जाता है। तो बाढ़, जैसे बिहार में बहुत बाढ़ आती है, तो उस क्षेत्र में यह बीमारी बहुत ज्यादा होती है। कोलेरा भी एक इंटेस्टाइन का ही, आंत का ही संक्रमक रोग है। कोलेरा किससे रिलेटेड है? आंत से रिलेटेड है। इसको आपको याद रखना है। और अगर आंत से रिलेटेड कोई भी बीमारी आपको होती है तो मैंने आपको पहले बता दिया, दस्त होगा। दस्त अगर लग जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको कोलेरा के बारे में याद रखनी है कि ये दूषित भोजन और पानी से होता है। इसका रोगजनक विब्रियो कोलेरा है। जैसे डायरिया और डिहाइड्रेशन जैसी चीजें हो सकती है, और ये आंत से रिलेटेड है। यहीं पे हमारी बैक्टीरिया की सारी डिजीज खत्म होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज। अभी हम वायरल डिजीज पढ़ेंगे, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग अब हम एक ट्रिक से याद करेंगे। हम जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट विषाणु जनित रोग हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके नाम एक ट्रिक से याद कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में ऐसे भी सीधा सवाल आता है कि इन निम्नलिखित 4 बीमारियों में से ऐसा कौन सा रोग है जो विषाणु जनित है या जो जीवाणु जनित है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम ट्रिक से पहले सबके नाम याद कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके सारी डिजीज पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है? रेखा हमें हिट करके इबोला, निपाह व फ्लू के साथ पीछे छोड़ गई। ठीक है,
तो रेखा के रे से रेबीज, खा से खसरा मीजल्स, ह से हेपेटाइटिस, मे से मम्प्स, ही से HIV, ट जो है वो हमारा साइलेंट है, ठीक है, और करके भी क्या है, साइलेंट है। फिर एबोला निपाह, ये भी बीमारियां हैं, एबोला निपाह ही नाम है इनका। फ्लू, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। के साथ के सा से आपको सारस याद रखना है। पी से पोलियो, छे से चेचक, छो से चिकन पॉक्स, ड से डेंगू, ग से आपको सामान्य जुकाम याद रखना है। ग से रिलेट नहीं हो पा रहा है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। ई से इन्फ्लुएंजा। इस तरीके से आपको सारी बीमारियों के नाम याद हो जाएंगे। अब आगे हम ये सारी बीमारियां एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन क्या लक्षण होते हैं किस बीमारी में, कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, रोगजनक क्या होता है इनका, रोग वाहक क्या होता है, अगर इनका कोई टीका है तो कौन सा है, किसने उस टीके का आविष्कार किया था, ये सब हम आगे पढ़ेंगे एक एक बीमारी के बारे में। जो हमारी पहली बीमारी है वो है रेबीज। रेबीज के बारे में हम पढ़ेंगे। रेबीज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुत्ता आता होगा, क्योंकि आपने सुना होगा इसके बारे में बहुत कि कुत्ते के काटने से उसको रेबीज हो गया, उसकी मौत हो गई। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। रेबीज है वो रेब्डो नाम के वायरस से होती है। वायरस के बारे में आपको एक ये चीज पता होना चाहिए कि वायरस को जिंदा रहने के लिए एक होस्ट चाहिए। वायरस कभी अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। मतलब जैसे ये वायरस है, ये कुत्ते में, बंदर में या बिल्ली में रह के ही जिंदा रह सकता है, खुद नहीं सरवाइव कर सकता वायरस। तो जो ये रेब्डो वायरस है वो किस में पाया जाता है, कुत्ते में पाया जाता है, बंदर में पाया जाता है और बिल्ली के अंदर पाया जाता है। तो कुत्ते के काटने से या बंदर के काटने से या बिल्ली के काटने से रेबीज हो सकता है, अगर उनकी सलाइवा में ये वायरस है तो। लक्षण की बात करें तो अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। इसी बीमारी का भी दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी से डर लगने लग जाता है, लोग पानी से दूर भागने लग जाते हैं बीमारी होने के बाद। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमें ये भी पढ़ना होता है ये कौन से अंग को प्रभावित करती है कोई भी बीमारी। तो रेबीज बीमारी से हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जो है वह प्रभावित होता है। मानसिक मंदता आ जाती है और बहुत घबराहट होने लग जाता है। हाइड्रोफोबिया हो जाता है तो उसकी वजह से निर्जलीकरण भी हो जाता है, ठीक है। अगली वायरल डिजीज की बात करते हैं, वो है खसरा, मीजल्स। इंग्लिश में इसको मीजल्स बोलते हैं। गांव देहात की भाषा में अगर मैं बताऊं तो इसे माता बोलते हैं कि माता निकल गई, आपने सुना भी होगा। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इसके अंदर जैसे ये मोस्टली बच्चों में होती है। जैसे बच्चों के इस फोटो में आपको दिख रहा है कि इसके सर पे ऐसे रैशेस जैसे हो गए, ऐसा ही पूरी बॉडी पे रैशेस जैसे हो जाते हैं। एक संक्रामक रोग है, मतलब आपको हुआ तो आपके साइड में आपने किसी के साथ खाना खा लिया या जो भी है, दूसरे में भी फैल जाता है, बहुत जल्दी फैलता है। मतलब ये पानी, भोजन, लार या हवा के थ्रू फैल सकता है। इसके अंदर बुखार भी हो जाती है, जैसे ये देख रहे हो आप फोटो मैंने लगाई है, तो बुखार वगैरह भी हो जाती है इसमें साथ में। काफी खतरनाक बीमारी होती थी ये उस टाइम पे, पहले के टाइम पे। अभी अगली बीमारी की बात करते हैं तो वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस की अगर मैं आपको बात बताऊं तो हेपेटाइटिस 6 प्रकार का होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और जी, इतना टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे मेनली ए और बी, क्योंकि मोस्टली इसी से सवाल आता है, ठीक है। अब हेपेटाइटिस ए के बारे में पढ़ते हैं। हेपेटाइटिस ए में, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से जो हेपेटाइटिस होगा वो हेपेटाइटिस ए हो जाएगा। बी वायरस से हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। हेपेटाइटिस सी वायरस से हेपेटाइटिस सी हो जाएगा। इस तरीके से ये बीमारी होती है। तो वायरस का नाम तो आपको याद हो गया, हेपेटाइटिस ए। इस बीमारी में होता क्या है, ये आपके यकृत को प्रभावित करता है। यकृत में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यकृत में सूजन हो जाती है। जब यकृत सूज जाता है तो यकृत बिलिरुबिन नाम का एक पिगमेंट है, बिलिरुबिन वर्णक, इसको श्रावित करता है शरीर के अंदर बहुत ज्यादा। इसको श्रावित करता है तो हमारी स्किन, हमारे नेल्स, नाखून, आंखें, ये सब पीली पड़ने लग जाते हैं। यूरिन भी बहुत पीला हो जाता है, ठीक है। तो सब पीला पीला हो जाता है, क्यों? क्योंकि बिलिरुबिन पिगमेंट यकृत श्रावित करता है। इसकी वजह से हमें पीलिया हो जाता है। मतलब जॉन्डिस जो होता है ना, वो हेपेटाइटिस ए की वजह से ही होता है। तो जॉन्डिस मतलब पीलिया किससे रिलेटेड है? हेपेटाइटिस ए से। और कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर।
और अगर लीवर प्रभावित होता है तो लीवर कहीं ना कहीं हमारे पाचन तंत्र से भी जुड़ा हुआ होता है, तो हमारा पाचन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। अभी अगली बीमारी की बात करते हैं, वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी नामक के वायरस से होता है। यह आपको याद रखना है, हेपेटाइटिस बी एक एसटीडी है। एसटीडी के बारे में मैंने जब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां बताई थी तो गोनोरिया और सिफिलिस नाम की बीमारी बताई थी जो एसटीडी है, और मैंने उसमें एसटीडी के बारे में अच्छे से बताया था कि एसटीडी कैसे फैलता है। तो आपको याद रखना, हेपेटाइटिस बी भी क्या एक एसटीडी है। यह भी यकृत को ही प्रभावित करता है। कौन से अंग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। इस बीमारी में उच्च स्तर का एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो सकती है आपको, ठीक है। अगली हमारी वायरल डिजीज है मम्प्स। मम्प्स को हिंदी में गलसुआ भी बोलते हैं। गलसुआ मतलब गला जो है आपका वो सूज जाता है। देखो इस बच्चे की मैंने फोटो लगाई है, ऐसे करके गला सूज जाता है। गले में इन्फ्लेमेशन होता है, सूज जाता है, तो उसकी वजह से हमारी जो सैलरी ग्लैंड्स है वो प्रभावित हो जाती है। सैलरी ग्लैंड्स पे प्रभाव पड़ता है तो जाती है, तो सैलिवा यानी लार नहीं बन पाता है अच्छे से। अगर लार नहीं बनेगा तो लार के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो अगर लार नहीं बनेगा तो हमारा पाचन तंत्र भी प्रभावित हो जाता है, खाना अच्छे से पच नहीं पाता है। जबड़ा, क्योंकि मुंह सूज चुका है तो जबड़ा भी सख्त हो जाता है। तो इस बीमारी के सिम्टम्स, लक्षण यही है कि पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है, जबड़ा सख्त हो जाता है, मुंह पूरा सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। और एक बहुत फेमस सवाल है गलसुआ बीमारी का कि कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है। ये ऑलमोस्ट हर पेपर में ये सवाल आता है कि मम्प्स बीमारी से कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, तो वो सैलरी ग्लैंड से, लार ग्रंथि। अभी अगली बीमारी की बात करते हैं, वो है HIV एड्स। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका अब तक कोई इलाज नहीं है, इसका ना कोई टीका है ना कोई दवाई बनी है। HIV एड्स को हम साथ में ही पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि एड्स बोल दिया है HIV बोल दिया, ठीक है, ये साथ में ही पढ़ा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कौन से वायरस से होते हैं। तो वायरस जो है उसी का नाम HIV है, ठीक है। एड्स बीमारी है, HIV वायरस का नाम है। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन तो मानव हो गया, इम्यूनो का क्या मतलब होता है? इम्यूनो आपको पता होगा कि इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं। इम्यूनिटी क्या करती है? इम्यूनिटी हमें किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता देती है। हमारे शरीर में कुछ भी जैसे बैक्टीरिया वगैरह चला जाए तो हमारी इम्यूनिटी ट्राई करती है उसको नष्ट करने का, हमें बीमारी लगने से बचाती है। इस बीमारी में क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो जाता है। इम्यून डेफिशिएंसी यानी इम्यूनिटी ही कम हो जाती है, तो आप बहुत जल्दी बीमार होने लग जाते हो। एड्स की फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो वायरस है HIV वायरस, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? वायरस जो है उनकी भी अलग अलग फैमिली है, मतलब उसको अलग अलग डिवाइड किया गया है, अलग अलग वायरसेस को। तो ये रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है। और ये सवाल भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि HIV जो वायरस है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो रेट्रो फैमिली, आपको याद रखना, रट लो इस चीज को। एड्स का पहला मामला 1981 में यूएसए में देखा गया था। उसके 5 साल बाद 1986 में भारत में भी इसका एक अगला मामला देखा गया। एड्स फैलता कैसे है? एड्स फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या अगर माँ को एड्स है तो बच्चे को भी एड्स हो सकता है भ्रूणावस्था के अंदर, या फिर कहीं संक्रमित सुई या यौन संपर्क से। मैंने ये सब बातें आपको एसटीडी में बता दी थी। जिस तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलती हैं बिल्कुल वैसे ही एड्स फैलता है। जैसे मतलब संक्रमित सुई है वो किसी और को लग गई, खून, एक इंसान जिसको एड्स है उसका खून किसी भी तरीके से किसी दूसरे इंसान के अंदर चला गया तो उसे एड्स हो जाएगा। एसटीडी ही है ये, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मैंने आपको पहले भी बताया है। उसी तरीके से ये फैलता है। लक्षण क्या होते हैं? भूख नहीं लगना, कम ऊर्जा, कमजोरी, पेट दर्द, मतलब जितनी भी बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी होने लग जाती हैं। जब आपको एड्स हो जाता है तब बहुत जल्दी बीमार होने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। इसका एक टेस्ट है एलिसा। इसकी भी आपको फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, एलिसा। इसकी बहुत बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। ऐसे भी पूछा जाता है एलिसा कौन सी बीमारी का टेस्ट है। एक दवाई दी जाती है एजिडोथाइमिडिन इसके लिए। वैसे तो इसका कोई टीका या दवाई नहीं बनी है, बट नॉर्मली थोड़ा बीमारियों से इंसान को प्रिवेंट करने के लिए, थोड़ी सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये दवाई दी जाती है। बाकी इस बीमारी का कोई इलाज है नहीं, ठीक है।
बीमारी की बात करते हैं, अगली बीमारी है एबोला। एबोला एबोला नाम के वायरस से ही होती है, इसको याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो वाहक है, रोग वाहक होता है चमगादड़। इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। एबोला, एबोला से बल्ला याद रखो, बल्ला। बल्ले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैट। तो ये बैट यानी चमगादड़ से ये बीमारी होती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। इसमें लक्षण क्या है? दस्त लग जाते हैं, उल्टी होने लग जाती है, आंतरिक रक्तस्राव हो जाता है, अंदर ही मतलब खून बहने लग जाता है, शरीर में खून निकल जाता है अंदर ही, उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, और जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसमें भी कमजोरी आ सकती है इस बीमारी की वजह से। मेन इसमें से जो सवाल आता है वो यही आता है सॉरी, कि इस बीमारी का वाहक कौन है। यह जो एबोला वायरस है ये किस जानवर में पाया जाता है, किस में रहता है ये? तो इस बैट, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगले बीमारी की बात करें तो वो है निपाह वायरस। इसका नाम ही निपाह वायरस है। ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का क्या मतलब होता है? जो पशु से मानव में आता है, जो बीमारी पशु से हमें लगती है, या जो वायरस पशु से मानव में आता है, उस वायरस को जूनोटिक वायरस बोलते हैं। तो निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है। इसका रोगजनक निपाह वायरस ही है। इस बीमारी में क्या होता है कि ये आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, मतलब आपका मस्तिष्क की मृत्यु होने लग जाती है, आपका मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त भी खो सकती है, न्यूरॉन्स की क्षति हो जाती है, मस्तिष्क ज्वर हो जाता है। तो ये तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड एक बीमारी है। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है। मतलब इनके नाम याद रखो, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के और बर्ड फ्लू के जो रोग जनक हैं, ये बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। H1N1, H3N2, इनको रट लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल पूछा जाता है कि कौन सा रोग जनक है स्वाइन फ्लू का। स्वाइन फ्लू, स्वाइन मतलब सुअर, सुअर वाहक होता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि स्वाइन फ्लू का वाहक क्या होता है, तो वो स्वाइन मतलब सुअर होता है। इस बीमारी में क्या होता है? उल्टी, गले में खराश, कैल्शियम में कमी, मतलब ये आपके ऑलमोस्ट पूरे शरीर को ही प्रभावित करता है। आपको बुखार होने लग जाता है, आपको कमजोरी हो जाती है, भूख नहीं लगती, वोमिटिंग मतलब उल्टी होने लग जाती है, दस्त लगने लग जाते हैं, कफ होता है। तो मोस्टली पूरे शरीर को प्रभावित करता है ये सुअर। अगली बीमारी है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू में भी सेम, रोगजनक बहुत इंपॉर्टेंट है, H5N1। सीधा सवाल आता है बर्ड फ्लू का रोगजनक कौन सा है? इसका वाहक भी पता होना चाहिए। मोस्टली ये मुर्गियों और बतखों से होता है। लक्षण क्या है? वही प्रतिरक्षा तंत्र, आपका जो तंत्रिका तंत्र है, सॉरी प्रतिरक्षा तंत्र है, वह कमजोर हो जाता है, श्वसन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। अगली बीमारी है सारस। सारस है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसकी ये फुल फॉर्म है। यह एक वायरस का समूह होता है, उससे यह होता है। सारस का पहला मामला 2002 में चीन में देखा गया था। ये कैसे फैलता है? यह हाथ मिलाने से फैल जाता है और लार से भी फैल सकता है। इसमें आपका रेस्पिरेटरी, इसकी देखो फुल फॉर्म में ही आ रहा है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र को यह प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र से क्या जुड़ा हुआ होता है? हमारे फेफड़े, लंग्स, मतलब ये लंग्स को ये प्रभावित करता है। लंग्स खराब हो जाते हैं इस बीमारी के अंदर, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से सर्दी, खांसी, बुखार और श्वसन में समस्या, ये सब चीजें इस बीमारी में होती हैं। बीमारी की बात करते हैं। अगली बीमारी है पोलियो। पोलियो के बारे में आपने बहुत सुना होगा। पहले के टाइम में पोलियो बहुत होता था, अब तो पोलियो की दवाई पिलाने लग गए हैं बच्चों को, तो नहीं होता है। तो ये फोटो में देखिए आप, जैसे पैर इसका कैसे मुड़ा हुआ है। पोलियो में क्या होता है? आपका हाथ या पैर इस तरीके से मुड़ जाते हैं, हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों का झुकना। और पोलियो जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र का पार्ट होते हैं, उनकी क्षति करता है। इसलिए ये बहुत खतरनाक बीमारी है। रोगजनक की बात करें तो एंटेरोवायरस। एंटेरोवायरस ये रोगजनक है। रोग वाहक होती है घरेलू मक्खी, जो नॉर्मल घर में मक्खियां होती हैं, वो रोग वाहक होती हैं इसकी। पोलियो दिवस ये भी पूछ सकता है, 24 अक्टूबर को हर साल पोलियो दिवस मनाया जाता है, इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। हम पोलियो की दवाई की बात करते हैं। पोलियो की वैक्सीन जो है, पहले वैक्सीन लगती थी, अब ऐसे दवाई पिलाई जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन जिसको बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की, तो अभी ऐसे दवाई पिलाई जाती है, पहले वैक्सीन लगती थी। उस वैक्सीन की जो खोज है वो जोनस सॉल्क ने करी थी।
ये आपको नाम याद रखना है, ये पूछ लेते हैं कई बार पेपर में। अब ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है, ओपीवी, ये ओपीवी है, ठीक है। अगली बीमारी की बात करते हैं, तो अगला वायरल डिजीज है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक। चेचक के बारे में आपने सुना होगा। चेचक में आपकी स्किन पे ऐसे छोटे छोटे दाने से होने लग जाते हैं, इन पे बहुत खुजली आती है, आपको फीवर भी हो जाता है, निचले पेट के अंदर दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है और बुखार भी हो जाता है इस बीमारी के अंदर। रोगजनक इस बीमारी का है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस यह एक बहुत ज्यादा वैसे तो हम सारे संक्रामक रोग ही पढ़ रहे हैं अब, लेकिन ये ज्यादा ही संक्रामक है, मतलब बहुत जल्दी फैलता है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है वो ये आता है कि इसके टीके की खोज किसने करी थी। स्मॉल पॉक्स का जो टीका है उसकी खोज किसने करी थी? एडवर्ड जेनर। ये नाम आपको याद रखना है, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज करी थी। अगली बीमारी है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस से। यह भी एक बहुत ज्यादा संक्रामक रोग है। इसमें बुखार, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर फफोले, ऐसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं जैसे दिख रहे हैं आपको पूरे शरीर के ऊपर। अगली बीमारी की बात करते हैं, तो अगली बीमारी है डेंगू। डेंगू को हिंदी में हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। इसका रोगजनक है अरबो वायरस। अरबो वायरस, और यह अरबो वायरस रहता किसमें है? ये फीमेल एडिस एजिप्टी नाम की एक मच्छर के अंदर। ये मच्छर की एक प्रजाति है, एडिस एजिप्टी एक मच्छर की प्रजाति है। ये उन मच्छरों के अंदर ये वायरस रहता है। जब मच्छर आपको काटता है तो आपके जो खून है उसके अंदर इस वायरस को छोड़ देता है। जब आपके खून में ये वायरस जाता है तो सबसे पहले आपको बुखार होती है, तेज बुखार होती है, आपके जोड़ों में दर्द होता है और प्लेटलेट्स धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। प्लेटलेट्स हमने रक्त वाले चैप्टर में पढ़ा था, टॉपिक जब हमने यूट्यूब पे रक्त वाला किया था उसके अंदर हमने प्लेटलेट्स पढ़ा था। ये रुधिर कणिकाएं होती हैं। ये प्लेटलेट्स डेंगू के अंदर बहुत कम हो जाती हैं। प्लेटलेट्स क्योंकि रक्त में हमने पढ़ा था, तो ये मतलब इस बीमारी से कौन सा आपका शरीर का अंग प्रभावित होता है? आपका खून खून में प्रभावित होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको। सर्कुलेटरी सिस्टम को ये प्रभावित करता है ये बीमारी। अगली वायरल डिजीज की बात करते हैं, तो वो है कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम। इसके बारे में आपको पता ही होगा। इसका जो मेन सवाल है वो यही है, ये किस वायरस की वजह से होता है? तो राइनो वायरस। राइनो वायरस से कॉमन कोल्ड होता है। यह हवा से फैलने वाला रोग है। इसमें क्या होता है? नाक बहती है, खांसी, लाल आंखें, चीखना, ये सब बातें आपको पता ही है, ठीक है। हाथ से हाथ संपर्क वाला रोग है। अगर आपने किसी से हाथ भी मिला लिया तो आपको ये हो सकती है, मतलब जुकाम हो सकता है आपको भी। तो ये ऊपरी, जैसे हमारी नाक, गला, इन सबको प्रभावित करता है। तो ये ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, फेफड़ों को नहीं प्रभावित करता है, ठीक है। बीमारी की बात करें तो इन्फ्लुएंजा डिजीज। इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस से ही होती है। यह रोग हवा से फैलता है। मोस्टली यह जो होता है वो वृद्ध लोगों में, बच्चों में या गर्भवती महिलाओं में अधिकतम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, वृद्ध लोगों का, बच्चों का, तो इसलिए इनमें जल्दी होता है। यह जो बीमारी है ये बहुत दीर्घकालिक बीमारी है। दीर्घकालिक का मतलब यह 1-1.5 महीने तक चलता है। क्रोनिक डिजीज है ये। लक्षण की बात करें तो प्रतिरक्षा कम हो जाती है, सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब इस बीमारी के अंदर होता है, जैसे आप फोटोज देख सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो बीमारियां हैं, प्रोटोजोआ डिजीज, फंगल डिजीज और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि कैसा पढ़ाया है मैंने। थैंक यू।